चलिए दोस्तों आइए, अब हम यहाँ पे ऑडिट में अपना चैप्टर नंबर जो 1 है उसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? एंगेजमेंट का मतलब हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं। हालांकि एंगेजमेंट का मतलब हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, लेकिन पॉइंट 8 से ही हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और कंप्लीट कर देंगे। आई होप कि आपके पास में ये नोट्स पहुँच चुके हैं। अगर नोट्स नहीं मिले हैं, ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने टेलीग्राम ग्रुप जो अपना है, ठीक है, वो टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है। और टेलीग्राम ग्रुप में आप मेंबर्स सेक्शन में देखेंगे तो वहाँ पे मेरा नाम होगा। मुझे आप मैसेज करेंगे, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली मुझे मैसेज करेंगे, आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब चैप्टर नंबर 1 में हमारा कुछ ज़्यादा बाकी नहीं है, जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। आइए, तो पॉइंट नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। आप अपने नोट्स आपने प्रिंट करवा रखे होंगे, पॉइंट नंबर 8 पे आ जाएंगे। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हम। चलिए जल्दी से। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सर एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है। एंगेजमेंट का मतलब होता है कुछ डिसाइड करना। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिसाइड करना। लेकिन अगर ऑडिट की लैंग्वेज में बोले, ऑडिटिंग की लैंग्वेज में अगर बोले, तो ऑडिटिंग की लैंग्वेज में एंगेजमेंट का मतलब होता है कि सर ऑडिटर और क्लाइंट, इन दोनों के बीच में जो भी हमारा एग्रीमेंट होता है, बेसिकली डिसाइड होता है। ठीक है, एग्रीमेंट का मतलब क्या हो, कोई टॉपिक को हम डिसाइड करते हैं और उसका एग्रीमेंट बनाते हैं। तो बेसिकली जो ये एग्रीमेंट बन रहा है, उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं एंगेजमेंट। ठीक है, तो नॉर्मली एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, कुछ डिसाइड करना, इसी का मतलब होता है एंगेजमेंट। ठीक है, लेकिन ऑडिटिंग की लैंग्वेज में अगर एंगेजमेंट का मतलब समझे तो इसका मतलब होता है कि एक तरीके से ऑडिटर और क्लाइंट, ठीक है, ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में कोई एग्रीमेंट बना होगा, उस एग्रीमेंट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ये एंगेजमेंट है। ठीक है, कोई बातचीत डिसाइड हुई होगी और उसी बातचीत पे कोई ना कोई यहाँ पे एग्रीमेंट बनाया होगा, वो एग्रीमेंट क्या है सर, एंगेजमेंट। ये लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट 8.1, जो कि कहता है कि एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या हुआ। तो एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब यहाँ पे होता है कि जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे इसे रीड करें, उसके बाद समझे। ठीक है, अच्छा, बेसिकली ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, है ना, ये भी हमने रीड आउट करा था और ये लास्ट लेक्चर में देखा था। तो इसे भी मैं वापस से रिवीजन करवा दूं कि सर ऑडिट यहाँ पे एंगेजमेंट का मतलब हम समझे कि एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है। एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है। एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब होता है कि एक्सटर्नली जो कनेक्टेड है कंपनी के साथ, बेसिकली यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम वर्ड यूज़ करते हैं। और यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नाम दिखाए थे। ठीक है, उसमें से एक नाम गवर्नमेंट भी हो सकता है, बैंकर भी हो सकता है, काफ़ी सारे मैंने आपको जो है नाम दिखाए थे, अपने नोट्स में एडेड है, हमने पढ़ा था। ठीक है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं, ठीक है, उनको बेसिकली हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक्सटर्नली कंपनी के साथ एंगेज होते हैं। ठीक है, तो ये उनको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट का पर्पस क्या रहता है, कहता है कि इनका कॉन्फिडेंस एनहेंस करना, इंक्रीज करना, बेसिकली कि इनका यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, बेसिकली जो भी यूजर्स है, जैसे कि बैंकर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल हमने देखे थे। तो बेसिकली हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ से हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। बेसिकली वो पॉइंट हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार एमसीक्यू में आ जाए तो ठीक है, ऐसा रीड आउट करके छोड़ दीजिए। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आ जाइए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बेनिफिट क्या रहते हैं ऑडिट के, और हमें ऑडिट क्यों करना चाहिए, बेसिकली ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, कि ऑडिट के बेनिफिट क्या रहते हैं, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि ऑडिट क्यों करना ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली क्यों करना ज़रूरी है, उसके लिए ये पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट है कि यहाँ पे, हाँ, ऑडिटेड अकाउंट प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। बेसिकली अगर सीधी सी बात है, ऑडिट का मतलब क्या होता है, ऑडिट का मतलब होता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के हैं, ठीक है, वो उस पर रिलायबिलिटी कितनी है वो चेक करना, मतलब कि ऑडिट। ऑडिटर यहाँ पे ये देखता है कि कंपनी में जो भी काम हो रहा है, क्या वो परफेक्शन के साथ हो रहा है, क्या उसमें कहीं कोई फ्रॉड का यहाँ पे आशंका तो नहीं है, मतलब कि कोई फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, बेसिकली हमें ये पता है कि ऑडिट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एब्सोल्यूट आपको जो है यहाँ पे रीजन एब्सोल्यूट आपको यहाँ पे कंफर्मेशन, या फिर ऑडिट की लैंग्वेज में आपको एश्योरेंस कह सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड करना नहीं है।
लेकिन ऑडिट जो है वो आपको रीजनेबल एश्योरेंस ज़रूर प्रोवाइड करता है, वो या हम पढ़ चुके थे। ठीक है, रीजनेबल भी बहुत बड़ी बात होती है। कहीं ना कहीं यहाँ पे सारी चीज़ों को देखने के बाद ऑडिटर यहाँ पे ये कहता है कि हाँ जी ये सब कुछ यहाँ पे सही लग रहा है, तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। ठीक है, कहीं न कहीं इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ऑडिट हुआ है इसकी वजह से, ताकि जो यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो कंपनी पे रिलाई कर पाए, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट कर पाए, या फिर इससे अदर कोई चीज़ है, तो वो भी कर पाए। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर किसी भी पर्सन को यहाँ पे लोन वगैरह चाहिए, तो बैंक वगैरह सबसे पहले आपके पास में बैलेंस शीट वगैरह इन्फॉर्मेशन माँगते हैं। क्योंकि वही एक मेन बेस होता है जिसके बेस पे आपको लोन दिया जा सकता है, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट ये उनको बताएगी कि आप कितने कैपेबल हैं, कितने ट्रांजैक्शन होते हैं आपके, कितनी असेट है, कितनी लायबिलिटी है आपके पास में। तो बेसिकली कंपनीज की बात करें तो कंपनी के पास में भी ये सारी चीज़ देखना ज़रूरी होता है जब यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो यूज़र्स होते हैं वो इसमें इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, तो यूज़र्स के लिए क्या ही एक बेस रहेगा, सबसे पहले यही बेस रहेगा कि उनके ऑडिटर जो है वो क्या ओपिनियन दे रहे हैं। ठीक है, वो ऑडिटर ओपिनियन कैसे देगा, सीधी सी बात है कि उनकी इन्फॉर्मेशन का ऑडिट करके ही ओपिनियन दिया जा सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि सर अगर अकाउंट का ऑडिट करवाया गया है तो उसकी क्वालिटी जो है इंफॉर्मेशन की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। कहीं ना कहीं यहाँ पे कन्फर्मेटिबिलिटी आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी कि हाँ जी इंफॉर्मेशन एकदम सही है। यूज़र्स जो है सामने खड़े हुए, कंपनी के सामने खड़े हुए जो यूज़र्स है, जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर कहीं और से भी कहीं भी किसी भी तरीके से उनमें यहाँ पे कंपनी में इंटरेस्ट इनका जुड़ा हुआ है, उनको कहीं ना कहीं कन्फर्मेटेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी कि हाँ जी कंपनी बिल्कुल ठीक है, ऑडिटेड हो चुका है और ऑडिटर का कहना है कि बिल्कुल सही है, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या कहा गया सर, ऑडिटेड अकाउंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। ओके, इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, इसके बाद तो सेम वही पॉइंट लिखा है कि अगर ऑडिटिंग हो रहा है, किसी अकाउंट का ऑडिटिंग हो रहा है, इसके मतलब होता है कि सर उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, कहीं ना कहीं उस इंफॉर्मेशन पे हम रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑडिटिंग होने का मतलब क्या है सर, ऑडिटिंग होने का मतलब है कि आपकी इंफॉर्मेशन को ऑडिटर चेक कर रहा है कि क्या सारी की सारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन है का वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है या फिर नहीं। ठीक है, हमने पढ़ चुके हैं सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि आप एज अ ऑडिटर कैसे एंश्योर करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियलिटी है। उसमें हमने 6 पॉइंट देखे थे, आपको याद आना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर हमने एक पॉइंट यहाँ पे देखा था कि क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है या फिर नहीं, ये भी देखेगा ऑडिटर। इवन आपका पूरा ओवरऑल जो काम हो रहा है ऑडिटिंग का, वो जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो उसके हिसाब से कंप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी चेक करेगा ऑडिटर। कहीं ना कहीं आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को जो है प्रॉपरली चेक होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सर इन्फॉर्मेशन जो देगा ऑडिटर कि यहाँ पे क्या रिलाई करने लायक है इन्फॉर्मेशन या फिर कैसे कैसे मिस्टेक्स आपको देखने को मिली, ये सारी चीज़ें ऑडिटर बताता है। ठीक है, हम चैप्टर जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएगा चैप्टर। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कैसी कि सर यहाँ पे जो ऑडिटर अकाउंट्स के यहाँ पे इंस्पेक्शन करता है, ऑडिटिंग करता है, तो वो उन्हें ओपिनियन देना होता है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में तो पढ़ा ही था कि बेसिकली ऑडिटिंग का मतलब क्या है सर, ऑडिटिंग का मतलब है कि ओपिनियन देना, सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए लास्ट में एक ओपिनियन देना। ऑडिटर का काम ही यही होता है कि लास्ट में ओपिनियन देना कि उनका क्या कहना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। अब हम चैप्टर जैसे पढ़ेंगे आपको पढ़ने को मिलेगा कि ओपिनियन में तरह तरह के ओपिनियन होते हैं। ठीक है, बेसिकली उसकी बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगा बिकॉज इसे हमें अच्छे से पढ़ना है डिटेल में, आगे के चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं अभी इतना बता दूँ कि ओपिनियन में तरह तरह के ओपिनियन होते हैं। जैसे कि आपको कोई मिस्टेक देखने को मिली, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं एक फ्रॉड देखने को मिला, कोई मिस्टेक देखने को मिली, तो उस मिस्टेक को आपको अपने ओपिनियन में बताना होता है, ताकि यूज़र्स जो है वो इस इंफॉर्मेशन को देखे कि हाँ जी कंपनी में कहीं ना कहीं ये कोई मिस्टेक है या फिर फ्रॉड पकड़ा गया है, तो हमें इन्वेस्टमेंट में करने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें जो है ऑडिटर को बतानी पड़ती है जो उसने देखी।
राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसकी वजह से ही जो इन्फॉर्मेशन है उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं कोई फ्रॉड पकड़ा गया है तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है ऑडिटिंग हुआ है इसलिए, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि सर ऑडिटेड जो अकाउंट है वो एक हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट वाइज है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, इन द केस ऑफ कंपनी शेयर होल्डर में और मे नॉट बी इन्वॉल्व इन डेली अफेयर। ऑब्वियसली सर शेयर होल्डर जो है वो डेली ट्रांजेक्शन कंपनी के उससे जुड़ा हुआ हो सकता है अगर कंपनी का पर्सन है, हो सकता है कंपनी का पर्सन ना हो तो डेली ट्रांजेक्शन से जुड़ा हुआ नहीं भी हो सकता, ठीक है। हमने भी यहाँ पे हमने तो वो कहाँ पे हो सकता है, लेकिन हमारे फादर मदर या फिर फ्रेंड्स वगैरह जो है, ठीक है, उनमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि शेयर परचेज कर रखा हो किसी कंपनी का। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो पर्सन जो है वो कंपनी के डेली ट्रांजेक्शन में जो है इन्वॉल्व हो, ज़रूरी नहीं है। हम तो हमारा बिजनेस करते हैं और हमने किसी कंपनी का शेयर परचेज कर रखा है, ऐसा भी हो सकता है, हम डेली ट्रांजेक्शन में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है कि अगर कोई पर्सन कंपनी में काम करता है और उसने ही शेयर परचेज कर रखा है, दोनों केस हो सकते हैं, या तो डेली ट्रांजेक्शन में हम इन्वॉल्व है और ये हो भी सकता है कि हम नहीं भी है। शेयर परचेज करने में ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप कंपनी के ही पर्सन होने चाहिए, ऐसा नहीं है, कोई भी पर्सन शेयर परचेज कर सकता है करना चाहे तो, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि इन द केस ऑफ कंपनी शेयर होल्डर, ये भी हो सकता है कि डेली अफेयर्स जो है कंपनी के ट्रांजेक्शन जो है डेली जो कंपनी के ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें इन्वॉल्व हो सकता है ना भी हो, मे और मे नॉट, ठीक है। तो कहता है कि ऑडिटिंग इनको क्या हेल्प करेगा, तो यहाँ पे कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना की लाइबिलिटी किसकी है सर, मैनेजमेंट की है, तो ऑब्वियसली वही प्रिपेयर करेगा। तो यहाँ पे कहा गया कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है। अब आप एक चीज़ समझिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने वाला कौन, मैनेजमेंट। इन्फॉर्मेशन किसकी है सर, मैनेजमेंट की है, क्योंकि उसी की ही तो कंपनी है, बेसिकली कंपनी चलाने वाला कौन है सर, मैनेजमेंट। हाँ, ये एक तरीके से लिखा हुआ देखने को मिलता है कि सर कंपनी के मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर, लेकिन शेयर होल्डर को कुछ पता थोड़ी ना होता है, सब कुछ पता किसको है, मैनेजमेंट को, क्योंकि वही कंपनी चला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं होता क्या है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मैनेजमेंट प्रिपेयर कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई फ्रॉड है, कोई गलती है, तो क्या मैनेजमेंट खुद से बताएगा कि हमारी ये हम ये फ्रॉड कर रहे हैं या फिर हम ये गलती कर रहे हैं, आंसर इज नो, छुपा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है, तो रिलायबिलिटी पे कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क होगा ही होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि फ्रॉड अगर मैनेजमेंट कर रहा है तो वो सामने से आके बताएगा तो नहीं कि हम यहाँ पे फ्रॉड कर रहे हैं। तो शेयर होल्डर जो यहाँ पे डेली अफेयर में इन्वॉल्व नहीं है, उन शेयर होल्डर का क्या, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि कोई फ्रॉड हो रहा है, तो उनको ऑडिट हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि ऑडिटर जो है ये इंस्पेक्शन करता है कि सारी चीज़ों की क्वालिटी सही है या फिर नहीं, और ये ओपिनियन देता है, उस ओपिनियन को लेके शेयर होल्डर जो है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के जो बनाए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई करना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट अपनी फ्रॉड को छुपा सकता है। तो अब इसका क्या ओपिनियन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उपाय क्या है, तो इसका उपाय ये है ऑडिट करवाया जाए। इसका उपाय क्या है, इसका उपाय ये है कि इसका ऑडिट करवाया जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह के सारी चीज़ों का ऑडिट करवाया जाएगा। तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट पर्सन जो ऑडिटर होगा वो यहाँ पे इंस्पेक्शन करेगा, मतलब कि यहाँ पे बेसिकली सारी चीज़ों को देखेगा, और सारी चीज़ों को देखने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद बेसिकली यहाँ पे क्या होगा सर, ओपिनियन दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि ऐसे शेयर होल्डर जो कि कंपनी के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं एज पर रूल, ठीक है, लेकिन संभालता कौन है सर, मैनेजमेंट। तो फ्रॉड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट अपना फ्रॉड करेगा और छुपा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सर, नीड एक बन जाती है किस चीज़ की सर, इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म की, ठीक है। एक हमें इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए जो कंपनी के सारी इन्फॉर्मेशन को देख के बताएगा कि सर क्या यहाँ पे सब कुछ सही है या फिर नहीं, और वो पर्सन कौन होगा सर, ऑडिटर, ठीक है। ऑडिटर कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, इससे भी हमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। बेसिकली इसका जो डिटेल पॉइंट होता है वो आपको लॉ के अंदर पढ़ना है, लॉ के अंदर आपका चैप्टर होता है ऑडिटर एंड ऑडिट एंड ऑडिटर वगैरह करके, ठीक है। तो वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कौन सा पर्सन कंपनी का ऑडिटर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, वो डिटेल में वहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट पर्सन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, नीड होगी। वो नीड कौन पूरी करेगा सर, ऑडिटर। ऑडिटर आएगा,
इन्फॉर्मेशन को चेक करेगा, अगर कोई मिस्टेक है, कोई फ्रॉड है, वो बताएगा, अपना ओपिनियन देगा, और उस ओपिनियन के बेस पे जो कंपनी के मालिक है, शेयर होल्डर, ठीक है, वो यहाँ पे कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे बेसिकली हम एक चीज़ कह सकते हैं, जो कि क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि सर यहाँ पे जो है बाह्य, एक्सटर्नली हम कहते हैं, एक्सटर्नली जो पर्सन यहाँ पे कंपनी के साथ एंगेज है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है, या फिर कोई भी हो सकता है पर्सन जो इनडायरेक्टली कंपनी के साथ एंगेज है, इन्वॉल्व है, ठीक है, उनके इंटरेस्ट का सेफगार्ड जो है वो ऑडिट होता है। ठीक है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, कहीं ना कहीं किसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कहीं ना कोई यहाँ पे एग्रीमेंट बना रखा है, कोई भी चीज़ हो सकती है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है यहाँ पे कंपनी के साथ। शेयर होल्डर की बात करें तो उन लोगों ने पैसा लगा रखा है, कोई पर्सन की बात करें हो सकता है उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है, ठीक है, कोई किसी ने गारंटी दे रखी है कंपनी की ओर से, तो उनका इंटरेस्ट का सेफगार्ड कौन है सर? ऑडिट। क्योंकि ऑडिट से ही पता चलेगा कि कंपनी में क्या झोल हो रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। अगर फ्रॉड है तो कल दिन जो है शेयर होल्डर उसे देख के अपना पैसा वापस लेके यहाँ पे कंपनी से जुदा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है सर कि ऑडिट जो है वो एक तरीके से सेफगार्ड है, किसका सर? शेयर होल्डर जो है या फिर थर्ड एक्सटर्नल पार्टी कोई भी हो सकती है, उसके इंटरेस्ट का सेफगार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर, एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑडिट जो है वो थर्ड पार्टी जो भी एंगेज है कंपनी के साथ, ठीक है, उनका इंटरेस्ट का सेफगार्ड है, बताइए। तो वो चीज़ के लिए आप ये पॉइंट लिख के आएंगे। ठीक है, ये पॉइंट लिख के आएंगे, सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। अगर फुल क्वेश्चन आया कि बेनिफिट बताइए ऑडिट के, तो ये तो सारे पॉइंट लिख के आएंगे, लेकिन एक सेपरेट क्वेश्चन ये आ गया तो वो भी मैंने हाईलाइट करके दे रखा है, देखिए रेड में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो रेड मार्किंग में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ऑडिट जो है एक मॉरल चेक की तरह एक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है सर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मैनेजमेंट बना रहा है, कहीं ना कहीं मैंने अभी कहा कि सर फ्रॉड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रूल क्या लाया गया सर? ऑडिटर जो है इन सारी चीज़ों को चेक करेगा, ऑडिट करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक आपके ऊपर कंट्रोल बना रहता है, मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल बना रहता है कि मैनेजमेंट कोई फ्रॉड ना करे, अगर फ्रॉड करेगा तो पकड़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑडिटर सारी चीज़ों को यहाँ पे ऑडिट करेगा। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि सर ऑडिट जो है वो एक्ट करता है एक तरीके से मॉरल चेक, कंट्रोल की तरह वर्क करता है ऑन द एम्प्लॉय फ्रॉम द कमिटिंग फ्रॉड। जो भी फ्रॉड कर रहा है, जो भी पर्सन, उसके लिए एक तरीके से एक कंट्रोल है कि वो फ्रॉड ना करे। क्यों? क्योंकि ऑडिटिंग होने वाला है, और ऑडिटिंग का मतलब ही होता है कि उनका सारा इन्फॉर्मेशन चेक किया जाएगा, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं, अगर फ्रॉड है तो कौन से पर्सन ने किया है, क्या फ्रॉड किया है, कितने अमाउंट का है, सारी चीज़ें जो है ओपिनियन में बताया जाता है। ऑडिटर जब ओपिनियन देगा तो ओपिनियन में बताता है। ठीक है सर, ये जो आपकी ऑडिट की रिपोर्ट होती है, मतलब कि ओपिनियन, ये किसको दी जाती है, उससे रिलेटेड भी पॉइंट है हमारे पास में। ठीक है, ऑडिटिंग की जो रिपोर्ट हम बनाते हैं वो रिपोर्ट किसको दी जाती है वो भी हम पढ़ेंगे, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। अभी हम सिंपली ऑडिट का बेनिफिट देख रहे हैं, क्या बेनिफिट रहता है। तो ऑडिट का बेनिफिट आपने देखा कि सर ऑडिट जो है एक मॉरल चेक की तरह काम करता है, किसके ऊपर सर? जो भी एम्प्लॉय है, जो भी पर्सन है, ठीक है, जो फ्रॉड करने की इंटेंशन से काम कर रहा है, ऑडिट जो है उसे पकड़ लेगा। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पे कहते हैं कि सर ऑडिटिंग से आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगा, एब्सोल्यूट नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहते हैं, आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि सर एक फ्रॉड जो है वो सोफिस्टिकेटेड एक्ट है, मतलब कि एक सोची समझी साजिश होती है, तो उसे पकड़ पाना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए सीआईडी करनी पड़ती है। और वैसे भी हम आगे के अपने वीडियोज़ में, पिछले वीडियोस में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सर ऑडिट जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके की कोई सीआईडी करने का एक्ट नहीं है, वो नॉर्मल इंक्वायरी करता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑडिट का पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रीजनेबल एश्योरेंस मिलता है, लेकिन अच्छी बात है, कहीं ना कहीं ऊपर से अगर कोई फ्रॉड पकड़ा जाता है तो पकड़ा जाता है। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ रहती है, आपको कहीं ना कहीं रीजनेबल एश्योरेंस तो मिल ही रहा है कि हाँ जी कोई फ्रॉड नहीं है। और अगर यहाँ पे ऑडिटिंग हो रहा है तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को भी डर रहता है कि हम कोई फ्रॉड ना करें, क्योंकि हो सकता है पकड़े गए तो हमारे ऊपर जो है पेनल्टी वगैरह लग सकता है। ठीक है, हमारे ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट कि कहता है कि ये ऑडिट करने से गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलती है। अब गवर्नमेंट को कैसे हेल्प मिलेगी? सीधी सी बात है, ऑडिटिंग करने से यहाँ पे सारे फ्रॉड पकड़े जाते हैं, और फ्रॉड किस में हो गए? पैसों में।
फ्रॉड करना मतलब कि क्या है, नॉर्मली कंपनी में फ्रॉड किस चीज़ के होते हैं, पैसों का ही, कि ज़्यादा इनकम है उसे छिपा दी जाती है बेसिकली। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर ज़्यादा इनकम है और छिपा दोगे तो टैक्स कम पे करोगे। ठीक है, टैक्स कम पे करने के लिए पैसे खा जाते हैं कंपनी वाले। तो ऑडिटर यहाँ पे क्या काम करता है सर, इन्फॉर्मेशन को चेक करता है, क्या कोई इन्फॉर्मेशन में कोई फ्रॉड है, अगर फ्रॉड है तो पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसकी वजह से गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलती है कि कहीं ना कोई इनकम जो है ऐसी जिस पे टैक्स पे नहीं किया है वो भी पकड़ी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऑडिट जो है वो गवर्नमेंट को भी यहाँ पे हेल्प करता है कि वो डिटरमाइन कर पाए टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, ऐसी कोई इनकम पकड़ी जाती है तो उस पर टैक्स अच्छे खासा ले लेते हैं। ठीक है, बेसिकली इंटर लेवल पे बात करें तो आप टैक्सेशन में पढ़ते होंगे 78% तक का जो है अमाउंट आपसे ले लिया जाता है अगर आप अनडिस्क्लोज इनकम रखते हैं। मतलब कि कोई ऐसी इनकम है जिस पे आपने टैक्स नहीं पे किया, छिपा दी है इनकम को, और फिर पकड़े जाते हैं, 78% तक का यहाँ पे जो है आपको टैक्स वगैरह जो है पेनल्टी वगैरह पे करना पड़ता है। जैसे कि आप फाइनल में पढ़ेंगे तो ये 78% 90% तक चला जाता है, उस पर भी एक्स्ट्रा पेनल्टी वगैरह लगता है, लेकिन इंटर लेवल पे आई थिंक 78% तक का है आपको पढ़ने को मिलेगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि कहता है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी रिलाई अपॉन बाय लेडर लेंडर, जो हमारे पैसे देते हैं, बैंकर है। ठीक है, अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि सर बैंकर को भी यहाँ पे लोन देना होता है, बैंक वगैरह लोन देता है, तो उसके लिए भी वो मांगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके, कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या, अगर है तो उसे ऑडिट करवाया है कि नहीं, जाइए ऑडिट करवा के आइए, फिर ही हम आपको लोन देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली रियल लाइफ में भी होता है। ठीक है, ये पॉइंट तो आपको रियल लाइफ में देखने को मिला होगा, किसी को भी लोन चाहिए उसे भेजिए बैंक में, पता चल जाएगा। आप जाइए बैंक में, पता चल जाएगा। आप बैंक में जाएंगे और कहेंगे कि सर हमको यहाँ पे लोन चाहिए, तो तुरंत बैंक वाले एक चीज़ कहेंगे, लोन तो मिल जाएगा ठीक है, लेकिन सबसे पहले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आओ, हम देखेंगे आपकी बैलेंस शीट क्या है, हम देखेंगे आपका यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह क्या है। ठीक है, उसी के ही बेस पे यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि आपको लोन दिया जाए या फिर नहीं, और लोन दिया जाए तो कितने तक का दिया जाए। ठीक है, तो आपको ये रियल लाइफ में देखने को मिलेगी, ये पॉइंट आपको रियल लाइफ में प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा, जाके देख लो। ठीक है, बैंक में जाओ और कहो कि सर हमें बैंक यहाँ पे लोन चाहिए, तो तुरंत ये कहा जाएगा कि सर लोन तो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने जो है वो ऑडिटेड करवा के लेके आइए यहाँ पे। ठीक है, देखने को मिलेगा। शायद हो सकता है कि आप में से किसी ने घर में देखा हो, ऐसा लोन लेने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ता है। अगर आपको फादर एंड मदर को पूछेंगे पता चल जाएगा, जाइए पूछ लीजिए, पता चल जाएगा कि यहाँ पे मांगते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे फादर एंड मदर क्या करते हैं, अपने सीए के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, ऑडिटेड करवा के दे दीजिए, लोन लेना है। तो सीए जो है उसे ऑडिट करके यहाँ पे उसकी कॉपी देता है। ठीक है, तो बेसिकली वो जो है बैंकर को दिखाया जाता है, या फिर लेंडर जो भी हमें पैसे जिससे भी चाहिए वो हमारी ये कॉपी देखता है और उसकी बेस पे हमें जो है यहाँ पे लोन देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली रियल लाइफ आपका ये पॉइंट है। आप अपने फादर एंड मदर से ये कंफर्म भी कर सकते हैं कि क्या सर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगा जाता है, आपको पता चल जाएगा, पूछ लीजिए अपने फादर एंड मदर से। वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, जल्दी से पूछ के आइए, जल्दी से। ठीक है, इसके बाद कहता है कि नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऑडिट में ऑल्सो डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर और बोथ। जैसे कि मैंने कहा सर रीजनेबल एश्योरेंस ज़रूर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक भी फ्रॉड नहीं पकड़ेगा। ठीक है, हाँ, हालांकि फ्रॉड एक सोफिस्टिकेटेड एक्ट है, जल्दी से पकड़ा नहीं जाता, लेकिन ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन को चेक करते वक्त हो सकता है कि एक आध जो है एरर जो है फ्रॉड है वो पकड़ा जा सके। ठीक है, तो ऑडिट में लिखा है, शेल नहीं लिखा है, में, क्योंकि इसका काम नहीं है फ्रॉड को पकड़ना। ठीक है, क्योंकि फ्रॉड जो है एक सोची समझी साजिश होती है, उसके लिए पूरे का पूरा एक इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, जो कि हमारा पार्ट नहीं है ऑडिट का। लेकिन हो सकता है ऊपर ऊपर से चेक करने पे फ्रॉड या फिर एरर जो है पकड़ी जा सके। ठीक है, नॉर्मली एरर जल्दी से पकड़ी जाती है, क्योंकि एरर जो है किसी का सोची समझी साजिश नहीं होती, इसलिए एरर जो होती है उसे छुपाने की कोशिश भी नहीं होती, तो वो पकड़ी जाती है। लेकिन फ्रॉड पकड़ा जाना बहुत मुश्किल है। एरर पकड़ी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, एरर तो ऐसे ही हो गई है, किसी ने जानबूझ के नहीं किया है तो वो तो पकड़ा जाएगा। ठीक है, वो तो तुरंत सही भी हो सकता है, लेकिन किसी ने फ्रॉड किया है तो वो अपने आप को पकड़वा नहीं देगा। ठीक है, वो पकड़ा जाए उससे पहले ही इसे छुपा देगा। बेसिकली हम सीआईडी वगैरह देखते हैं, उसमें ये चीज़ हम देखते ही है। ठीक है, तो फ्रॉड जो है वो एक सोफिस्टिकेटेड एक्ट है, ये अपने अपकमिंग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा फ्रॉड के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ऑडिट जो है रिव्यू करता है एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ वेरियस कंट्रोल, कंट्रोल क्या कंपनी ने लगा रखे हैं या फिर नहीं, और कंट्रोल लगा रखे तो कैसे है, क्या वो इफेक्टिव है या फिर नहीं, ये चेक करना भी ऑडिटिंग है। ठीक है। बेसिकली मान लीजिए कि किसी तरीके की कोई फ्रॉड ना हो, इसलिए कंपनी को कंट्रोल लगाने पड़ते हैं, कंपलसरी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि बिना कंट्रोल के काम कैसे होगा। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन कंपनी में आता है, ठीक है, तो उसे यहाँ पे एक रजिस्टर दिया जाता है जिसमें उसे साइन करना है कि उसकी प्रेजेंट यहाँ पे दिख पाए। एक तरीके का कंट्रोल है कि कोई पर्सन जो है वो यहाँ पे कहीं से गुल्ली ना मार सके। ठीक है, बेसिकली हम कहते हैं ना। ठीक है, तो बेसिकली अपने बंक ना कर पाए, आप लेक्चर बंक करते हैं, इसी तरीके का यहाँ पे जो कंपनी से भाग ना जाए, इसके लिए यहाँ पे साइन करवाई जाती है कि आप जब एंटर हो रहे कंपनी में और कंपनी से जा रहे हैं, दोनों वक्त यहाँ पे रजिस्टर में आप साइन करके जाएंगे। तो एक तरीके का कंट्रोल है, और इस कंट्रोल को इफेक्टिव है या फिर नहीं ये देखने का काम किसका है सर, ऑडिटर का। ऑडिटर बेसिकली ऑडिट करते वक्त यही चीज़ देखता है कि सारे जो कंट्रोल है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया कंट्रोल का, ऐसे कई सारे कंट्रोल लगा सकते हैं कंपनी, कंपनी के ऊपर होता है किस तरीके के कंट्रोल लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, लेकिन जो भी लगाए हैं वो इफेक्टिव है या फिर नहीं उसे देखने का काम ऑडिटर का होता है। तो जब ऑडिट होता है तो सर ये सारी चीज़ों का रिव्यू होता है कि क्या कंट्रोल जो है वो सही से लगा है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके बेनिफिट के अंदर है। अब सर इससे रिलेटेड एक शॉर्ट पॉइंट अगर लिख ले तो बड़ी आराम से इस चीज़ को याद किया जा सकता है। अब डायरेक्टली तो ये जो हमें लिखा है वो तो याद होने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसे याद करने का तरीका क्या रहेगा, इसे याद करने के मेन पॉइंट क्या रहेंगे, वो मार्क कर लेते हैं जल्दी से। चलिए देखिए, मैंने आपके सामने ये हाईलाइट कर दिया। सबसे पहले हाईलाइट इसे कर लीजिए और फिर मैं आपको इसका शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके ये जितना भी ग्रीन हाईलाइट किया है उसे हाईलाइट कर लीजिए अपने पेज में। ठीक है, आपने नोट्स का प्रिंट आउट करवा रखा होगा ना, तो इसे हाईलाइट कर लीजिए जल्दी से, और मैं आपको इसका शॉर्टकट लिखवाता हूँ, वो यहाँ पे लिख लेंगे आप। यहाँ पे यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ इसका शॉर्टकट आपको। ठीक है, ये लीजिए, मैंने आपके सामने यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लिया है। इसका शॉर्ट फॉर्म किस तरीके से रहेगा इसे सुन लीजिए अच्छे से। देखिए, आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखना है कि जब भी आपको पूछा जाए कि आपको क्या करना है, आपको बताना है बेनिफिट ऑफ ऑडिट। ठीक है, ऑडिट के आपको बेनिफिट बताने हैं, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म एक न्यूमोनिक याद रख सकते हैं। ठीक है, क्या याद रखेंगे, याद रखेंगे सर SM हर हर, SM हर हर। ठीक है, हर हर शंभू नहीं है, SM हर हर है। ठीक है, या फिर हर हर SM इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, हर हर SM, HR SM। ठीक है, यहाँ पे हर हर SM, हर हर SM। ठीक है, हर हर SM इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखना है कि S का मतलब क्या हुआ, सेफगार्ड। ठीक है, S का मतलब क्या हुआ, सेफगार्ड। M का मतलब होता है मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉय, हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, यहाँ पे पॉइंट भी आप रिफर कर सकते हैं साथ ही साथ। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट आपको ऑलरेडी करवा दिए। S का मतलब सेफगार्ड, M का मतलब मॉरल चेक, H का मतलब हेल्प करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, हर हर 2 बार है, तो H का मतलब हेल्प टू गवर्नमेंट। R का मतलब रिलाई बाय बैंकर। ठीक है, जो बैंक वगैरह लोन देते हैं, मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, कि लोन देते हैं तो उस वक्त भी ऑडिटेड ज़रूरी है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगा जाता है। ठीक है, तो ऑडिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ऑडिटेड नहीं है तो लोन नहीं मिलेगा। इसके बाद H, दूसरे H का मतलब क्या है, हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। तो एक H का मतलब है हेल्प टू गवर्नमेंट, दूसरे H का मतलब क्या है, हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और दूसरे R का मतलब, एक R का मतलब है रिलाइड बाय बैंकर, और दूसरे R का मतलब है रिव्यू ऑफ कंट्रोल की कंट्रोल सही है या फिर नहीं, ये चेक करने का काम की किसका है, ऑडिट का है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली SM हर ऐसा शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे आप लिख लेंगे। ठीक है, जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे आप स्क्रीन को स्टॉप करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या ऑडिट मैंडेटरी है या फिर वॉलंटरी है, मतलब कि ऑडिट करना कंपलसरी है या फिर अपने तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, नॉर्मली अगर कहा जाए तो ऑडिट यहाँ पे बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं, आप अपने तरीके से ऑडिट करवा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज होती है, यहाँ पे टैक्सेशन में आप पढ़ेंगे कि कुछ
ऐसे लेवल्स यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं कि उस लेवल से ज़्यादा अगर आपका टर्नओवर है तो ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है बेसिकली। अगर उससे नीचे है आपका टर्नओवर वगैरह, ठीक है, लिमिट से कम है, तो फिर आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो अपना ऑडिट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपलसरी नहीं होता। तो यहाँ पे वही चीज़ कही कि वैसे तो जो है ऑडिट करवाना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है, आप अपने तरीके से करवा सकते हैं। लेकिन ऐसी कुछ एंटिटीज़ होती है, कंपनीज होती है, ठीक है, जो अगर टर्नओवर को यहाँ पे पास आउट कर दे, टर्नओवर की लिमिट हमें ऑडिट के अंदर नहीं पढ़नी है, वो आप टैक्सेशन में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो बेसिकली कंपलसरी जो है वो नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज होती है अगर उनका टर्नओवर जो है लिमिट से बाहर चला जाए तो उनके लिए जो है ऑडिट कंपलसरी बन जाता है, ठीक है, उनके लिए ऑडिट जो है वो कंपलसरी बन जाएगा। यहाँ पे कहता है इवन नॉन जो कॉरपोरेट कंपनीज है, एंटिटीज़ है, ठीक है, मे बी कंपलसरी रिक्वायर ऑडिट ऑफ देयर अकाउंट अंडर टैक्स लॉ। अगर हो सकता है कि कई बार क्या होता है, ये टैक्सेशन में आप पढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं, लेकिन फिर भी एक बार बता दूं कि कई बार क्या होता है, टर्नओवर की लिमिट चली जाएगी तो ऑडिट करवाना पड़ता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि टर्नओवर की लिमिट तो आपकी एक्सीड नहीं करिए, लेकिन कई बार टैक्स जो अथॉरिटी होती है वो आपसे कहती है कि ऑडिट करवा के आइए, हमें आप पे जो है शक हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई गलती कर रखी होती है। तो वहाँ पे भी हो सकता है कि भले ही आप नॉन कॉरपोरेट एंटिटी ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर टैक्स अथॉरिटी आपको कह रही कि आपको अपने अकाउंट्स का ऑडिटिंग करवाना है तो फिर करवाना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या पढ़ा सर, हमने यहाँ पे पढ़ा कि ऑडिट करवाना बेसिकली मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी, आप चाहे तो करवा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज होती है कि अगर रूल के मुताबिक उनका जो है यहाँ पे टर्नओवर वगैरह है या फिर कोई रूल है ऐसा, तो उसकी वजह से हो सकता है कि उनको कंपलसरी ऑडिट करवाना पड़े, ठीक है। और नॉन कॉरपोरेट एंटिटी को यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। और कंपनी को यहाँ पे बेसिकली कहा गया है कि कंपलसरी ऑडिट करवाना ही पड़ता है, उनका रूल है उस तरीके से, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली उनका टर्नओवर जो है एक्सीड कर जाता है, तो वहाँ पे अब देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे कहता है कि आगे एग्जाम्पल आप ये खुद से एक बार रीड कर सकते हैं। बेसिकली मैंने कहा वही है कि ऑडिट जो है एक बिल्कुल भी कंपलसरी एक्ट नहीं है, मतलब कि कंपलसरी नहीं है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सर लिमिट के अंदर है तो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि मैनी एंटिटीज़, ऐसी कई सारी एंटिटीज़ होती है जो खुद के हिसाब से ही ऑडिट करवाती है, मतलब कि उसको ऑडिट कंपलसरी नहीं होता, लेकिन वो चाहती है कि ऑडिट हो और उसकी वजह से वो ऑडिट करते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वॉलंटरी होता है, ठीक है। मैंडेटरी तो तब बनेगा जब आप लिमिट से बाहर जाएंगे, और ये सारी लिमिट आप टैक्सेशन में पढ़ते हैं, इसका पार्ट नहीं बनता, ठीक है। तो बेसिकली ये छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है मेरे ख्याल से, बेसिकली क्वेश्चन में तो नहीं आएगा क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, एमसीक्यू में हो सकता है कि आपको पूछा जा सके, ठीक है, कि वॉलंटरी है या फिर मैंडेटरी, ये आपको पूछा जा सकता है। तो हम कहेंगे कि सर वॉलंटरी भी हो सकता है, मैंडेटरी भी हो सकता है। वैसे ये वॉलंटरी एक्ट ही है, ठीक है, ऑडिट जो है बेसिकली वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे रूल को आप एक्सीड कर जाते हैं तो फिर मैंडेटरी बनेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो मेन पॉइंट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे टॉपिक डाल दिया गया है, लेकिन इसे डिटेल में आप लॉ के अंदर भी पढ़ते हैं, ठीक है। लॉ में जो आपका ऑडिटर वाला चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पे तो शॉर्ट में छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दी है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन दी है वो मैं यहाँ पे बता दूँ, बाकी आप लॉ में पढ़ लेना डिटेल में, ठीक है। ये चीज़ लॉ में आप पढ़ते हैं, यहाँ पे ऐसे ही डाल दी है, लेकिन डाली है तो हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे कहता है कि सर ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, तो देखिए सीधी सी बात करें, यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से बताऊँ तो कहता है कि अगर आप कंपनी है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी नहीं, उसके अलावा कोई भी कंपनी है, तो आपके केस में ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे उसके मेंबर्स का मतलब होता है शेयर होल्डर जो है वो अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को। और अगर आप गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में एक ही पर्सन जो है, एक ही अथॉरिटी जो है काम करती है, और वो अथॉरिटी का नाम है CNAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हम स्टार्टिंग के चैप्टर की इस चैप्टर के स्टार्टिंग में इसका नाम सुन चुके हैं कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बेसिकली इसके बारे में आपको लॉ में पढ़ाया जाता है, ठीक है। लॉ के अंदर जो ये ऑडिटर वाला चैप्टर है ना, उसमें ये बेसिकली ये डिटेल में होता है। यहाँ पे आपको मान के चला जाता है कि लॉ आप पढ़ के आ रहे हैं और उसके बाद ऑडिट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके वो लॉ से रिलेट है, अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी,
ठीक है। तो ये हो गई कंपनी की बात कि अगर आप गवर्नमेंट कंपनी है तो CNAG होगा, और गवर्नमेंट कंपनी उसके अलावा कोई भी कंपनी है तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर आप कंपनी नहीं है, कोई फर्म है, तो फर्म में यहाँ पे क्या होगा? तो फर्म में सीधी सी बात है, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगी? एक ही तो चीज़ होती है, पार्टनर्स। उसके अलावा होता ही कौन है? ठीक है, तो पार्टनर्स होंगे, पार्टनर्स अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, इतनी सी चीज़ यहाँ पे कही गई है। और कहता है कि सर चलो ये तो अपॉइंटमेंट की बात हो गई, अब ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा, ऑडिटिंग करेगा, तो ऑडिटिंग की जो ओपिनियन देने की वो पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाई जाती है, वो रिपोर्ट किसको सबमिट करवानी है? क्या उसके मैनेजमेंट को? तो मैनेजमेंट को थोड़ी ना सबमिट करवाते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट कोई गलती करता है उसे पकड़ने के लिए तो ऑडिट हम करवा रहे हैं, तो मैनेजमेंट को देंगे तो मैनेजमेंट तो उसे छुपा देगा। ठीक है, दरअसल यहाँ पे ऑडिट का जो यहाँ पे रिपोर्ट है वो सबमिट किसको होना चाहिए? सीधी सी बात है, जो इंटरेस्टेड पर्सन है, ठीक है, जो पैसा लगा रहे हैं या फिर किसी इनडायरेक्टली डायरेक्टली इंटरेस्टेड है, जिनको यहाँ पे सही बात पता होनी चाहिए, उन्हें रिपोर्ट देना चाहिए। तो लॉ यहाँ पे कहता है कि सर ऑडिट जो रिपोर्ट बनाई जा रही है, ठीक है, वो उस पर्सन को दी जानी चाहिए जो अपॉइंट कर रहा है उन्हें। ठीक है, जो अपॉइंट कर रहा है, जो ऑडिटर को अपॉइंट कर रहा है। बेसिकली कंपनी के केस में कौन अपॉइंट करता है सर? या तो हो सकता है कि मेंबर्स अपॉइंट कर रहे हैं या फिर CNAG। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो CNAG, और मेंबर्स अपॉइंट कर रहे हैं तो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तो मेंबर्स। ठीक है, तो उन्हें ये रिपोर्ट देनी चाहिए, क्योंकि ये मालिक है बेसिकली, जो पैसा लगा रहे हैं, उनके पैसा लगा हुआ है, तो उनको सही बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वही कहता है कि अगर कंपनी है तो शेयर होल्डर को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, और फर्म है तो पार्टनर्स को इन्फॉर्मेशन ये जानी चाहिए, पूरी की पूरी रिपोर्ट उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इतनी सी बात थी, छोटी मोटी अब बातें हैं, अब यहाँ पे ज़्यादा कोई यहाँ पे डिटेल बात नहीं है। जो डिटेल चीज़ है वो नेक्स्ट लेक्चर में, ये चैप्टर नंबर 1 बेसिकली आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन पार्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में देखने को नहीं मिलता। हालांकि ये रिवीजन लेक्चर है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में तो जाएंगे भी नहीं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अब आपके पास में टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है, इसे आप करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो सर यहाँ पे कहता है कि एक पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, अब ये कंट्रोल लगा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑडिटर ने जो है इस कंट्रोल को रिलाई कर सकते हैं या फिर नहीं, उसके लिए चेकिंग की। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जो है बेसिकली मैनेजर वगैरह होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, सफिशिएंट यहाँ पे एविडेंस भी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड कर दिया, तो ऑडिटर ने वो देखा तो हाँ जी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हुआ कुछ यूँ कि सर ये जो एविडेंस प्रोवाइड किए थे वो झूठे एविडेंस थे। बेसिकली एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर जो है वो दोनों ने मिल के यहाँ पे झूठे एविडेंस यहाँ पे बना दिए, और बेसिकली यहाँ पे फ्रॉड कर दिया। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ऑडिटर को ये सारा काम तो करना नहीं होता, एक तरीके से CID बनना तो ज़रूरी नहीं है। इन लोगों ने एविडेंस प्रोवाइड किया है, इंटरनल कंट्रोल दिखाया, तो ऑब्वियसली ऑडिटर उस पर रिलाई कर लेगा। तो यहाँ पे कहता है कि हावेवर कहता है कि लेटर हमें पता चला कि सर जो मैनेजर है ना, वो झूठे यहाँ पे काम कर रहा था, गलत गलत काम कर रहा था, फेक यहाँ पे परचेजेस वगैरह दिखा के अपने जो है जितना भी पैसा है वो अपने जेब में डाल रहा था। ठीक है, तो पार्टनर्स को पता चला, तो पार्टनर्स कहते हैं कि ये सारी गलती जो है वो ऑडिटर की है, उनका यहाँ पे सही तरीके से काम नहीं रहा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या ये सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है कि सर ये बेसिकली आप ये कहते हैं कि ऑडिटर की गलती है, ऑडिटर की गलती नहीं है, बेसिकली आपकी इंटरनल कंट्रोल की गलती है। आपने सही से इंटरनल कंट्रोल नहीं किया, ये फेलियर ऑफ इंटरनल कंट्रोल है। कि ऑडिटर का ये तो काम नहीं है कि आप जो है यहाँ पे CID करके बैठे, आप जो है आपसे पूछा गया कि बताइए सर आपका इंटरनल कंट्रोल क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, और उससे रिलेटेड अगर आप एविडेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑडिटर तो इसे मान के चलेगा कि बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये सही है या फिर नहीं सही से तरीका काम कर रहा है, ये किसका काम है सर? मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट जो भी कर रहा है, ठीक है, तो उस पर्सन का काम है, ना कि ऑडिटर का। ऑडिटर तो यहाँ पे सफिशिएंट एविडेंस को ऑब्टेन करेगा, देखेगा कि बिल्कुल सही है या फिर नहीं, वो कह देगा कि हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ऑडिट एविडेंस जो है वो यहाँ पे कोलिजन करके, फ्रॉड करके, ठीक है, एम्प्लॉय ने फ्रॉड करके यहाँ पे बनाया था। ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय इसमें मिले हुए हैं, तो यहाँ पे उनको पूछा जाएगा कि क्या इंटरनल कंट्रोल सही से काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं, वो तो फ्रॉड करने लायक है। ठीक है, अब ऑडिटर यहाँ पे ये तो नहीं देखेगा ना कि यहाँ पे एम्प्लॉय क्यों झूठ बोल रहा है,
या फिर बोल रहा है या फिर नहीं, उसे सीआईडी करेंगे वगैरह वगैरह, क्योंकि ऑडिट जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बेसिकली डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। हाँ, नॉर्मल इंक्वायरी करते हैं कि हम एम्प्लॉयज़ को पूछते हैं कि क्या इंटरनल कंट्रोल सही से चल रहा है। अब एम्प्लॉय मिला हुआ है इसलिए वो तो क्या बोलेगा, हाँ बिल्कुल सही से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑडिटर का काम ये नहीं है कि वो सब कुछ यहाँ पे चेक करे, ठीक है। तो उन्होंने नॉर्मल इंक्वायरी की है अपने तरीके से, बिल्कुल सही काम किया है, ठीक है। ऑडिटर हैज़ रिलाई अपॉन इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई कर लिया क्योंकि उनको एविडेंस भी मिला था। इट इज़ वेरी नेचर ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दैट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइजिंग सूटेबल इंटरनल कंट्रोल। दिस इज इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशन हमने पढ़ी थी सर, 4-5 इनहेरेंट लिमिटेशन थी, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कि भाई एक तरीके से ये सीआईडी वर्क नहीं है, एक तरीके से हम यहाँ पे एविडेंस को ऑब्टेन करते हैं, तो हमारा काम नहीं है कि ये सारा एविडेंस सही है या फिर गलत, ये हमें चेक करना, ठीक है। अगर आप एविडेंस दे रहे हैं तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं, एज एन ऑडिटर हम क्या करेंगे, कोई चीज़ आगे नहीं कर सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना हमारा काम नहीं है, ठीक है। अगर आप एविडेंस दे रहे हैं तो हम उसके मान के चलेंगे कि बिल्कुल सही है, राइट। तो ये चीज़ आपके पास में आ जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब यहाँ से तो आपको छोटे मोटे टॉपिक देखने को मिलेगा। यहाँ पे बेसिकली चैप्टर खत्म हो चुका है, अब छोटे मोटे टॉपिक से ये मुझे आपको पढ़ाने हैं, ठीक है। देखिए एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है सर, एंगेजमेंट का मतलब सब पढ़ चुके हैं, एक्सटर्नल एंगेजमेंट, एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब पढ़ चुके हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, कुछ नया वर्ड आ गया सर। कहता है कि एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब होता है मीन्स एन एंगेजमेंट इन विच, यहाँ पे कहते हैं कि सर ऑडिट का एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है। कहता है कि सर यहाँ पे कुछ ऐसे प्रैक्टिशनर होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं अपना कॉन्क्लूजन, ठीक है, जिस कॉन्क्लूजन की वजह से यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंस एनहेंस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। कहते हैं कि सर यहाँ पे इट मीन्स डेट प्रैक्टिशनर्स गिव एन ओपिनियन अबाउट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में अपना ओपिनियन देंगे, जिसकी वजह से जो है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे एबल हो जाते हैं टू मेक कॉन्फिडेंट डिसीजन नोइंग वेल दैट चेंजेस ऑफ, यहाँ पे कहता है इन्फॉर्मेशन बीइंग इनकरेक्ट इन डायमेंशन। तो यहाँ पे कहता है कि सर अगर यहाँ पे जो ओपिनियन दिया जा रहा है वो अगर प्रैक्टिशनर दे, ठीक है, और ओपिनियन जो है वो यहाँ पे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिले, जो भी यूजर्स है, तो वो कॉन्फिडेंटली अपना डिसीजन ले सकता है। इसे ही हम कहते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एंगेजमेंट का मतलब पढ़ा। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है सर, एंगेजमेंट का मतलब होता है सर, यहाँ पे एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके का एग्रीमेंट, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा सर एक्सटर्नल एंगेजमेंट, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट। एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब होता है कि ये बेसिकली ऐसा यहाँ पे ऑडिट किया जाए, ठीक है, जो एक्सटर्नली एंगेज पर्सन है यहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज किया जाए। और वही चीज़ यहाँ पे भी बात करी गई है कि सर अगर एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब, सर एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब प्रैक्टिशनर यहाँ पे क्या करेगा, अपना ओपिनियन देगा और उससे जो है कॉन्फिडेंटली यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो पाएगी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा, ठीक है। तो यूजर्स जो है वो अपनी डिसीजन ले सकते हैं यहाँ पे, बेसिकली ये आपका एश्योरेंस एंगेजमेंट है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि क्या क्या एलिमेंट होते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट में। अब यहाँ पे पता चलेगा कि सर एग्जैक्टली एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे देखिए एश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले प्रैक्टिशनर होता है, दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी और तीसरा होता है इंटेंडेड यूज़र। टोटल 3 पार्टी होती है। प्रैक्टिशनर का मतलब क्या होता है, इसके अभी हमने जो ये पढ़ा इसका मतलब यहाँ पे पता चलेगा आपको। प्रैक्टिशनर का मतलब क्या होता है सर, प्रैक्टिशनर का मतलब होता है कि कोई ऐसा पर्सन जो प्रोवाइड कर रहा है एश्योरेंस, एक एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, वो यहाँ पे प्रैक्टिशनर है, ठीक है। एश्योरेंस प्रोवाइड करने वाला पर्सन कौन है सर, प्रैक्टिशनर, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि सर प्रैक्टिशनर जो है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए अपॉइंट किया जाता है। अगर हम बात करें सर यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट में क्या करता है सर, एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट में नॉर्मली यहाँ पे जो है ऑडिट किया जाता है और आपको जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जिसके बेस पे ये जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। जबकि यहाँ पे एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या होता है, एक प्रैक्टिशनर होता है जो अपॉइंट किया जाता है और वो चीज़ जो है यहाँ पे चीज़ यहाँ पे ओपिनियन देता है बेसिकली,
तो प्रैक्टिशनर क्या करता है, यहाँ पे सारी चीज़ों को देखेगा। सारी चीज़ें मतलब कि ध्यान रहे सर, यहाँ पे वर्ड है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। सारी चीज़ मतलब कि जिस चीज़ के लिए इसे अपॉइंट किया गया है वो चीज़ से रिलेटेड सारी चीज़ों को देखेगा और अपना ओपिनियन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ कही गई कि जो प्रैक्टिशनर होता है एक ब्रॉडर वर्ड है जो है आपके पास में ऑडिटर से, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि ऑडिट इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन वेयर एज प्रैक्टिशनर में प्रोवाइड एश्योरेंस नॉट नेसेसरीली रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। हिस्टोरिकल ऑडिटर यहाँ पे क्या करता है, ओवरऑल यहाँ पे सारी चीज़ें देखता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जबकि प्रैक्टिशनर का ये काम नहीं, प्रैक्टिशनर को तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे देखने के लिए ही अपॉइंट किया जाता है, तो वो तो स्पेसिफिक चीज़ें देखेगा। ठीक है, जिसके लिए उसे बोला गया है, राइट। इसके बाद कहता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी का मतलब क्या होता है सर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी का मतलब होता है कि कहता है इज अ पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जो भी यहाँ पे जिस भी चीज़ की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ऑडिट किया जा रहा है, ओपिनियन दिया जा रहा है उसके बारे में, उस इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने वाला जो भी पर्सन है, जो भी पार्टी है, उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन या फिर रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ठीक है, जिसको भी उसने क्रिएट किया, जिसको भी वो इंफॉर्मेशन बनाने वाला कौन पर्सन है, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे कई सारी बार हम बात करते हैं कि बेसिकली अगर हम बात करें कंपनी के बारे में, तो कंपनी में यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे कंट्रोल होता है। तो अगर वो कंट्रोल फेल जाता है तो कंपनी के जो मेन हेड होते हैं वो पूछते हैं कि अगर ये कंट्रोल फेल गया है तो इसे बनाने वाला कौन है, वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसने सही से सोचा नहीं, सही से काम नहीं किया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है। तो इंटेंडेड यूज़र कौन होगा, इंटेंडेड यूज़र का मतलब होता है कि जो पर्सन, ऐसा जो पर्सन जो इस रिपोर्ट को यूज़ करने वाला है, इसके बेसिस पे वो डिसीजन लेने वाला है बेसिकली। ठीक है, वो होते हैं इंटेंडेड यूज़र। बेसिकली यहाँ पे वो पर्सन होते हैं जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, वो इंटेंडेड यूज़र होते हैं। तो 3 पार्टी होती है आपके पास में एश्योरेंस एंगेजमेंट में। एश्योरेंस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर एलिमेंट बताइए एश्योरेंस एंगेजमेंट का। तो एलिमेंट में सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि सर एश्योरेंस एंगेजमेंट में टोटल 3 पार्टी होती है, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूज़र। प्रैक्टिशनर का मतलब आप बताएंगे, रिस्पॉन्सिबल पार्टी का मतलब बताएंगे, इंटेंडेड यूज़र का मतलब बताएंगे, राइट। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट आप ये लिखेंगे कि सर यहाँ पे जो है एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, जो है यहाँ पे हेडिंग है एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, इसका हेडिंग है, इसका मतलब समझे, इट रिफर टू इन्फॉर्मेशन टू बी एग्जामिन बाय प्रैक्टिशनर। यहाँ पे क्या होता है सर, प्रैक्टिशनर जो है वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में एग्जामिन करता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंटेन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटिंग करना है, तो यहाँ पे हम क्या चीज़ देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर कहता है कि जो भी सब्जेक्ट के लिए हम वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे सर, एग्जामिन करेंगे। ठीक है, कौन करेगा सर, ऑब्वियसली प्रैक्टिशनर को अपॉइंट किया है तो वही चीज़ करेगा। ठीक है, तो वो एग्जामिन करेगा। इसके बाद सूटेबल क्राइटेरिया कहता है कि दिस रिफर टू बेंचमार्क यूज्ड टू इवैल्यूएट द सब्जेक्ट मैटर लाइक स्टैंडर्ड्स है, गाइडलाइंस है, लॉ फॉलो हो रहा है या रेगुलेशन हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो सबसे पहले देखी जाएगी कि कंपनी जो है वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है या फिर नहीं, गाइडलाइंस जो है उसके हिसाब से काम कर रही है या फिर नहीं, लॉ रेगुलेशन रूल जो है उसको फॉलो कर रही है या फिर नहीं। ठीक है, ये चीज़ तो सबसे पहले देखी जाती है। कोई भी ऑडिटर होगा, ये कंपनी के अंदर काम करेगा तो ये सबसे पहले देखेगा कि एज पर रूल आप काम कर रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। एविडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ को यहाँ पे अगर रिलाई करना है तो उससे रिलेटेड एविडेंस इकट्ठा करना ज़रूरी होता है। हमने ऑडिट की यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी थी, वहाँ पे भी हमने देखा था। ठीक है, ऑडिटर के वर्क हमने पढ़े थे तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि एप्रोप्रिएट एविडेंस यहाँ पे ऑब्टेन करना होता है। ठीक है, तो कहता है प्रैक्टिशनर यहाँ पे परफॉर्म करेगा और अपना ओपिनियन देगा। तो बेसिकली ओपिनियन जो है वो एश्योरेंस प्रोवाइड करता है ताकि हम जो है यहाँ पे जो हम मतलब कि यूज़र जो है अपना डिसीजन मेकिंग कर पाए। अब एश्योरेंस यहाँ पे कैसे ले पाएगा, प्रैक्टिशनर जो है अपना ओपिनियन तो देगा, लेकिन ओपिनियन देने से पहले प्रैक्टिशनर को खुद को यहाँ पे ये तो कंफर्म करना पड़ेगा ना कि वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कंपनी सही है या फिर गलत उसके बारे में प्रैक्टिशनर को बताना पड़ेगा। अब कंपनी सही है या फिर गलत वो कैसे बताएगा सर, सीधी सी बात है, उससे रिलेटेड हमें एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे।
अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस हम ऑब्टेन करेंगे तो उसके बेस पे ही हम ये बता पाएंगे कि हाँ जी कंपनी में बिल्कुल सही काम हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। तो यहाँ पे कहता है कि सर सफिशिएंट का यहाँ पे क्या रिलेशन है, तो कहता है सफिशिएंट का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, जो कि मैं इस वर्ड को ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे वर्ड है तो मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में पढ़े थे राइट, सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है, ठीक है, वो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आपको याद आना चाहिए। और बेसिकली काफ़ी सारे स्टूडेंट तो लिख के रखते हैं, कोई ऐसी चीज़ होती है इसे लिख के रखते हैं, ठीक है, फ़ोटो भेजते हैं मुझे यहाँ पे नोट्स के, तो मैं देखता रहता हूँ कि हाँ जी बिल्कुल सही, स्टूडेंट बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ों को लिख भी रहे हैं कि हो सकता है नोट्स में इंक्लूडेड ना हो, तो वो चीज़ को यहाँ पे अच्छे से मीनिंग वाइज लिख रहे हैं कि एग्ज़ाम टाइम पे हमें याद आना चाहिए। तो लीजिए यहाँ पे ये वर्क आपका सफल हुआ, जो आपने लिख रखा होगा आपको हेल्पफुल हुआ कि सर सफिशिएंट का मतलब होता है, मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि एक नंबर ऑफ यहाँ पे एविडेंस, हमें जितने यहाँ पे नंबर एविडेंस ऑब्टेन करने चाहिए उतने हमने कर रखे, उसे हम कहते हैं सफिशिएंट। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है एक तरीके से सही सही, ठीक है, सही सही एविडेंस हमने ऑब्टेन करे। क्वालिटी कहता है, क्वालिटी वर्ड याद रखिएगा। सफिशिएंट का मतलब नंबर ऑफ का मतलब यहाँ पे लैंग्वेज क्या यूज़ करेंगे, क्वांटिटी। और अप्रोप्रिएट का मतलब होता है सही सही, अब यहाँ पे लैंग्वेज क्या यूज़ करेंगे सर, क्वालिटी। तो यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ करना ज़रूरी है ऑडिट के अंदर। सफिशिएंट का मतलब लैंग्वेज यूज़ करेंगे, क्वांटिटी। और अप्रोप्रिएट का मतलब होता है क्वालिटी, ठीक है। लेकिन इसे याद करने के लिए मैंने मीनिंग बताया उसी तरीके से। सफिशिएंट का मतलब नंबर ऑफ का मतलब क्वांटिटी। अप्रोप्रिएट का मतलब सही सही का मतलब होता है क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वन एविडेंस मे बी प्रोवाइड मोर कंफर्ट टू ऑडिटर देन द अदर एविडेंस, ठीक है। यहाँ पे कहता है एविडेंस प्रोवाइडिंग मोर कंफर्ट इन क्वांटिटी। ऑब्वियसली यहाँ पे सीधी सी बात है, नॉर्मल चीज़ें बात कर रहा है कि सर एविडेंस जितना ज़्यादा अच्छे से ऑब्टेन करेंगे उतना हम इंफॉर्मेशन को ज़्यादा रिलाई कर पाएंगे। सीधी सी बात है। सीआईडी आप देखते हैं, सीआईडी में भी क्या होता है सर, एविडेंस हम यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं ताकि किसी पर्सन को हम पकड़ पाए। अगर पर्सन को पकड़ेंगे तो वो एक ही चीज़ बोलेगा, क्या एविडेंस है आपके पास में। एविडेंस ऑब्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी हम किसी चीज़ पे रिलाई कर पाते हैं, ठीक है। तो सब यहाँ पे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करना। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट कहता है रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट आपको जो है देनी होगी, ठीक है। तो कहता है रिटर्न रिपोर्ट इज प्रोवाइडेड कंटेनिंग कंक्लूजन, इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन ओपिनियन देना पड़ता है, ठीक है। तो एक रिटर्न रिपोर्ट आप तैयार करेंगे डेट कन्वे द एश्योरेंस अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। अ रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट इज द आउटकम एंड एश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है। तो कहता है कि सर एक रिटर्न, आप जो है ये प्रैक्टिशनर पर्सन है ना, तो वो यहाँ पे क्या करेगा सर, एक रिटर्न रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें अपना ओपिनियन देगा। याद रहे सर, ओपिनियन वर्ड लिख सकते हैं, कंक्लूजन अगर याद रहता है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो वर्ड लिखे गए अगर वही याद आ जाते हैं तो वो लिखना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो एक रिटर्न रिपोर्ट तैयार करिए जिसमें कंक्लूजन लिखिए, कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने एश्योरेंस करा है, एविडेंस ऑब्टेन करा है, उसके बारे में लिखिए। और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो आप सबमिट करवा दीजिए। किसको सबमिट करवानी होती है सर, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो भी पर्सन यहाँ पे इसे अपॉइंट करता है उसे यहाँ पे सबमिट करवानी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे ये ओवरऑल जो रिपोर्ट है ये क्या है सर, एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब अब समझ में आया होगा कि सर ये पूरी की पूरी एक रिपोर्ट तैयार कराई जाती है और यहाँ पे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यहाँ पे ये देखने को मिलती है, ठीक है। और इसी को देख के यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है सर, यहाँ पे अपने डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है, अपने डिसीजंस ले सकते हैं। तो बेसिकली एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है सर, एक प्रैक्टिशनर अपॉइंट होगा और प्रैक्टिशनर जो है वो सारी चीज़ों को एग्जामिन करेगा और अपना जो है एक्सप्रेस करेगा ओपिनियन, ठीक है। याद रहे सर, रिटर्न फॉर्म यहाँ पे वर्ड यूज़ करा गया तो रिटर्न फॉर्म में ही होना पड़ेगा, रिपोर्ट आपकी रिटर्न फॉर्म में होगी। ऐसे ऐसे बोल देने से वर्क नहीं होगा, रिटर्न फॉर्म में आपको देना पड़ेगा और उसके बेस पे ही यूज़र क्या करेंगे, उसे देख के अपना डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पे कहता है कि सर ऑडिट वर्सेस रिव्यू। सर आप यहाँ पे कहते हैं कि सर ऑडिट का मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन को रिलाई देखना, मतलब कि उससे रिलेटेड एविडेंस ऑब्टेन करना और देखना कि क्या सही है या फिर नहीं, ठीक है, इससे रिलेटेड ओपिनियन देना। ऑडिट का मतलब तो आपने सर यही कहा था, ठीक है, कि बेसिकली ऑडिटर आता है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन को देखेगा, उससे रिलेटेड कुछ एविडेंस ऑब्टेन करने होंगे तो वो ऑब्टेन करेगा और उससे रिलेटेड ओपिनियन देगा। तो सर ये तो एक तरीके से रिव्यू भी हुआ,
इसे तो हम दूसरी लैंग्वेज में रिव्यू भी नहीं कह सकते। तो आइए इसका मतलब समझते हैं सर कि ऑडिटर जो ऑडिट करता है और रिव्यू एक वर्ड होता है, इसका मतलब क्या है, क्या डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे सर एक ही डिफरेंस है बेसिकली। रिव्यू जो होता है वो एक तरीके से लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है। रिव्यू मतलब कि एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, जबकि मैं कहूँ सर ऑडिट जो है वो रीजनेबल जो है एश्योरेंस होता है। जो ऑडिट होता है वो एक तरीके से रीजनेबल एश्योरेंस होता है। अब लिमिटेड और रीजनेबल में क्या फ़र्क है सर? आपने बताया कि सर रिव्यू जो है वो लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है और ऑडिट जो है वो रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो आइए इससे मतलब यहाँ पे समझते हैं कि सर रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है। जो यहाँ पे रीजनेबल है आप कहते हैं कि सर ऑडिट यहाँ पे इस पे काम करता है, और आप जो है यहाँ पे रिव्यू की बात करें तो सर रिव्यू इस पे काम करता है। तो दोनों का मतलब क्या है? तो कहता है कि सर रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट यहाँ पे हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस का मतलब यहाँ पे बेसिकली समझिए कि ऑडिटर जो है कोई भी वर्क ऐसे ही नहीं करता। जो भी ऑडिट कर रहा है उससे रिलेटेड एविडेंस ऑब्टेन करता है। ठीक है, हालांकि वो सीआईडी नहीं करता, लेकिन जो नॉर्मल एविडेंस ऑब्टेन करने होते हैं वो तो उसे करने ही पड़ते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ पर रिलाई करने के लिए एविडेंस ऑब्टेन करना ज़रूरी होता है। तो नॉर्मली जो एविडेंस ऑब्टेन हो सकते हैं वो सारे एविडेंस जो है उसे ऑब्टेन करना पड़ता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एविडेंस क्या करता है सर, आपकी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को, ठीक है, इंक्रीज करता है। क्वालिटी का मतलब अब समझ में आ जाना चाहिए। क्वालिटी मतलब क्या सर? क्वालिटी मतलब एप्रोप्रिएट, ठीक है, सही सही। तो क्वालिटी को, इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये वर्ड आपको यूज़ करने होंगे जब आप आंसर शीट लिखेंगे। क्वालिटी, क्वांटिटी ऐसे वर्ड यूज़ करने होंगे। ठीक है, उसे हाईलाइट भी करने होंगे। हाईलाइट के लिए हाईलाइटर लेके नहीं जाना है, पेंसिल से सिंपली आप हाईलाइट कर सकते हैं, पेन से हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइटर वगैरह एग्जाम में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ब्लैक पेन से ही आप बेसिकली, पेंसिल भी छोड़ दीजिए, ब्लैक पेन से ही ऐसे अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, अंडरलाइन करना होता है बेसिकली, एग्जाम में आप डिफरेंट पेन भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है सर? रीजनेबल का मतलब होता है हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। यहाँ पे कहता है लिमिटेड का मतलब होता है लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। लिमिटेड का मतलब क्या होता है सर? लिमिटेड का मतलब होता है ऊपर ऊपर से देख लिया, इससे रिलेटेड एविडेंस ऑब्टेन किए नहीं किए छोड़ दीजिए। ठीक है, ऊपर ऊपर से देख लिया बस, हाँ लग रहा है सही है, बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसे कहते हैं लिमिटेड। लेकिन रीजनेबल का मतलब क्या होता है? देखा, ये सारी एक्टिविटी हो रही, उससे रिलेटेड एविडेंस को भी ऑब्टेन किया, ये है आपका रीजनेबल। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि सर एविडेंस को हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएट एविडेंस को हम ऑब्टेन करते हैं बेसिकली। ठीक है, और बेसिकली लिमिटेड की बात करें तो परफॉर्म फेवर यहाँ पे प्रोसीजर एज कम्पेयर टू यहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस की। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता बेसिकली। यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन को देखा जाता है, सही लग रही है, हाँ जी बिल्कुल, तो छोड़ दीजिए, हम यहाँ पे एश्योरेंस दे देंगे कि सही लग रहा है, खत्म। उसे कहते हैं लिमिटेड एश्योरेंस। ठीक है, इट ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। ठीक है, रीजनेबल यहाँ पे कंक्लूजन भी यहाँ पे ड्रॉ होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड में क्या होता है, कोई एविडेंस ठीक से हमने ऑब्टेन नहीं किया, तो हम क्या करेंगे सर? यहाँ पे हम क्या करेंगे सर? यहाँ पे सिंपली लिमिटेड कंक्लूजन दे देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने कोई अप्रोप्रिएट यहाँ पे एविडेंस जो है सारे ऑप्टेन नहीं किए, हो सकते हैं एक आध दो हमने मिल चुके, तो हमने यहाँ पे क्या करा सर? उसे ऑप्टेन किया और उस पर लिमिटेड हमने कंक्लूजन दे दिया। लेकिन यहाँ पे तो हमें अप्रोप्रिएट सही सारे एविडेंस ऑब्टेन करने होते हैं, उस पर कंक्लूजन देना होता है, और कंक्लूजन भी परफेक्ट देना पड़ता है यहाँ पे रीजनेबल में। जबकि लिमिटेड में क्या होता है? लिमिटेड में हम ऊपर ऊपर से कंक्लूजन दे रहे हैं। लिमिटेड कंक्लूजन, वर्ड क्या लिखा है? लिमिटेड कंक्लूजन देते हैं। और यहाँ पे वर्ड क्या है सर? यहाँ पे रीजनेबल कंक्लूजन दिया जाता है। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल दिए रखे, एग्जाम्पल आप खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, एग्जाम्पल नॉर्मल चीज़ें लिखिए। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आया, तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी खत्म हो जाती है सर। बाकी सारी चीज़ें ऊपर ऊपर से आप पढ़ लेंगे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप हाईलाइट कर लीजिए।
ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे इसे हाईलाइट कर लीजिए, इसे हम समझ लेते हैं। बाकी तो एक एमसीक्यू पर्पस के हिसाब से आप रीड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। देखिए एक वर्ड हम पढ़ चुके हैं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे पूछा जाता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ेंगे। इसे शॉर्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, क्या यहाँ पे नहीं, इसमें शॉर्ट में नहीं, यहाँ पे ही लिखा है, तो इसे हाईलाइट करते चलेंगे। हाईलाइटर आपके पास में होगा और नोट्स भी आपके पास में प्रिंटेड होंगे, इसे हाईलाइट करते चलेंगे। जो हाईलाइट करवा रहा हूँ इसे हाईलाइट करेंगे। देखिए प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि ये बेसिकली एजम्पशन इन्फॉर्मेशन होती है। ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो होती है, लेकिन एजम्पशन बेस्ड होती है। मतलब कि जो फ्यूचर में इवेंट होने वाले हैं ना, उससे रिलेटेड एजम्पशन लेके उस इंफॉर्मेशन को तैयार किया जाता है। तो कहता है कि मीन्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एजम्पशंस अबाउट द इवेंट डेट में अकर इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो इवेंट अकर होने वाले हैं उस पे रिलेटेड एजम्पशंस लेके हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं सर, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि सर ये बेस्ड ऑन होती है फ्यूचर एजम्पशन, ठीक है। फ्यूचर एजम्पशन से बेस्ड होती है। बेसिकली हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं, अगर आप कॉस्ट में पढ़े हैं, फोरेकास्टिंग, ठीक है। फोरेकास्ट का मतलब होता है जो फ्यूचर में कुछ इवेंट होने वाले हैं उससे रिलेटेड आज हम एजम्पशन ले रहे हैं, इसे हम कहते हैं फोरेकास्ट करना, ठीक है। तो फोरेकास्ट यहाँ पे हम करते हैं। जबकि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये बेस्ड ऑन होती है पास्ट इवेंट जो पास्ट में इवेंट हो चुके हैं उसके बेस पे डिसीजन वगैरह लेना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है सर, फ्यूचर में जो इवेंट होने वाले हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना। तो मेन अगर डिफरेंस की बात करें तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा था, हाँ यहाँ पे ही है। देखिए हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जो है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज रूटेड इन पास्ट इवेंट विच हैव ऑलरेडी अकर, ठीक है। वेर एज प्रोस्पेक्टिव जो हमारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो फ्यूचर इवेंट से रिलेट करता है बेसिकली, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास में आ जाता है, इसे हाईलाइट कर लेंगे, राइट, इसे हाईलाइट कर लेंगे। इसके बाद अगर कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अगर देखें, ये तो बेसिकली आप एक बार रेड करेंगे हो जाएगा आपका, क्योंकि आप रेगुलर लेक्चर कंप्लीट करके आए होंगे। ये तो वैसे भी रेगुलर लेक्चर कंप्लीट करके नहीं भी आए तो इतना जो है आपको नॉलेज सफिशिएंट है, इस पे एक बार आप इसे रीड आउट करेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं भी आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझा दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग आपको 5 दे रखा है। कहते हैं कि सर एक मैनेजमेंट है, ठीक है, और मैनेजमेंट यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, किसको सर, रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे ऑडिटर को। ऑडिटर का नाम है यहाँ पे राजा एंड कंपनी करके यहाँ पे है, ठीक है, राजा एंड यहाँ पे टू प्रोवाइड एश्योरेंस रिपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है मैनेजमेंट के द्वारा। तो क्या यहाँ पे कहते हैं कि जो यहाँ पे ऑडिटर है उनको रिपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली रिपोर्ट तो उनका काम है तो प्रोवाइड तो करेंगे ही, ठीक है। आपको रिपोर्ट मांगी जा रही है और ये ऑडिटर का काम है कि रिपोर्ट देना, ठीक है, तो रिपोर्ट तो ऑब्वियसली वो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। इसके बाद कहता है कि व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ रिपोर्ट। नेचर क्या होता है रिपोर्ट का, ऑब्वियसली यहाँ पे एश्योरेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करना, ये नेचर होता है रिपोर्ट का। इसके आगे बात क्या कर रहा है सर, आगे बात कर रहा है कि क्या ये नेसेसरी है कि हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली अभी इतने टाइम से मैं आपको बता रहा हूँ, इतने लेक्चर में इतनी बार मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करना ज़रूरी होता है ऑडिटर, ठीक है, क्योंकि उसे ओपिनियन देना है। और ओपिनियन किस पे देना है सर, इन्फॉर्मेशन पे कि यह सही है या फिर नहीं। और किसी भी चीज़ को अगर सही है या फिर गलत वो चीज़ देखनी है तो उससे रिलेटेड एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ते हैं, तो ऑब्वियसली एविडेंस आपको ऑब्टेन करने ही पड़ेंगे। सॉल्यूशन क्या कहता है कि सच रिपोर्ट वुड बी इन द नेचर ऑफ रिव्यू के नेचर में होते हैं। ऑब्वियसली रीजनेबल एश्योरेंस आप कह सकते हैं रिव्यू के नेचर में हो सकता है, कहते हैं। However, auditor would have to obtain sufficient appropriate evidence। तो यहाँ पे sufficient appropriate evidence आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ आपके पास में आ जाती है। अच्छा सर, अभी हम रिव्यू और अपने एश्योरेंस मतलब हम समझ चुके हैं, ठीक है। अभी हमने ऑडिट और रिव्यू का मतलब समझा। तो
कोई स्टूडेंट का यहाँ पे डाउट हो सकता है कि सर यहाँ पे रिव्यू वर्ड क्यों लिखा है, ऑडिट वर्ड क्यों नहीं लिखा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहता है कि भाई डिटेल प्रोसीजर आप मत करिए, ठीक है, डिटेल प्रोसीजर मत करिए, ऊपर ऊपर से हमें दे दीजिए। अगर क्लाइंट खुद कह रहा है कि हमें ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सर आप एक काम करिए, रिव्यू कर लीजिए, रिव्यू करके हम आपको जो है प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन हाँ सर, रिव्यू में हम डिटेल एविडेंस ऑब्टेन नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ एविडेंस तो ऑब्टेन करना ज़रूरी होता है, तो वो तो हम ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। जबकि हम एब्सोल्यूट जो हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं तो उसमें तो सारे सारे एविडेंस को हम ऑब्टेन करते हैं, लेकिन रिव्यू में जो चल जाते हैं उतने एविडेंस ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। और लिमिटेड जो अपना रिव्यू देते हैं, ठीक है, लिमिटेड एश्योरेंस हम प्रोवाइड करते हैं। इसका डिफरेंस हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, कि लिमिटेड कंक्लूजन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप शॉर्ट में मांग रहे हैं तो हम रिव्यू देंगे, और अच्छे से मांग रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, सर रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, ऑडिट करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये वर्ड आपको जो है हो सकता है डाउट हो तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स है बेसिकली इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको पढ़ना है। क्वालिटी ऑफ ऑडिटर, क्वालिटी क्या होनी चाहिए एज एन ऑडिटर, अगर आप बनते हैं तो आपके पास में क्वालिटी क्या होनी चाहिए, आप टैक्टफुल होने चाहिए, टैक्टफुल होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे गुड टेम्पर, इंटीग्रिटी आपको पास होनी चाहिए। ये वर्ड आपके पास में याद रखने वाले मैं आपको यहाँ हाईलाइट करवा देता हूँ, बाकी याद रहे ना ही रहे, ठीक है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो तो आपके पास में याद होना ही चाहिए। अच्छा, एक काम करिए, इसे एक बार के लिए यहाँ पे इसे एक बार के लिए कैंसिल कर दीजिए, इस पॉइंट को एक बार के लिए कैंसिल कर दीजिए। इसका जो सॉल्यूशन है इसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ऊपर कैंसिल करना, पूरा नहीं करना, ठीक है। इसे मैं शॉर्ट में अच्छे से सिंप्लीफाइड वे में जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो मैं इसी के साथ आपको प्रोवाइड करूंगा जहाँ पे क्वालिटी ऑफ ऑडिटर को शॉर्ट में आपको जो है एग्जाम में किस तरीके से लिखना है उस तरीके से पॉइंट वाइज मैं आपको जो है प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली ये पॉइंट को आप फिलहाल के लिए स्किप करेंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से दे रखा है, अगर इससे पढ़ाऊँगा तो बेसिकली आप ये कहेंगे कि सर ऑडिट जो है वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हार्ड है और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपके लिए ये चीज़ हार्ड हो जाए। तो बेसिकली इसे मैं अच्छे से आपको जो है एक शॉर्ट में समरी वाइज जो एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं उसी तरीके से प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। पॉइंट वाइज अच्छे से आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसी तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ ऑडिटर एक रहा पॉइंट जो मैं आपको इसी प्लेलिस्ट के साथ ऐड कर दूंगा, छोटा सा एक टॉपिक वीडियो बना के, ठीक है। अब इसके बाद जो ये 15 से लेके लास्ट टॉपिक है ना, ये तो सिंपली रीड आउट करने लायक है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आ सकता है, ठीक है। इसे रीड आउट करने लायक है। ऑब्वियसली आपके रेगुलर लेक्चर में भी इससे रिलेटेड यहाँ पे ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिस्कशन नहीं हुआ होगा, क्योंकि छोटा मोटा कभी कभार MCQ आ गए तो ठीक है, बाकी इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, ठीक है। कहता है कि सर एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बताइए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इतने इतने होते हैं आपके पास में चीज़ें ऑडिट से रिलेटेड, एसेस होते हैं जिसे आपको पढ़ना है, ठीक है। एसेस को हमें उतने ही एसेस पढ़ेंगे जितने आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो चैप्टर 2, 3 इस तरीके से डिफरेंट एसेस पढ़ेंगे। अब यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं तो बेसिकली एसेस आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि एसेस मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये आपका बेसिकली लॉ में आप जैसे सेक्शन पढ़ते हैं ना, वैसे यहाँ पे एसेज होते हैं बेसिकली। अब फिलहाल के लिए इतना ही बताना चाहूँगा, फिर इसे डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 2, 3, 4, ठीक है, इस तरीके से। तो एसेज मतलब कि यहाँ पे सेक्शंस, लॉ में जैसे सेक्शन पढ़ते हैं ना कि ये सेक्शन इसका प्रोविजन ये, तो बेसिकली यहाँ पे भी ऐसे होता है, ऐसे यहाँ पे 230 तो इसका प्रोविजन ये, ठीक है। अब जैसे ये मैं बोलता हूँ कि एक तरीके से सेक्शन ही आपके लॉ की तरह, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पे तुरंत एक डाउट आ जाता है कि सर लॉ में तो हमारे टीचर ने हमें ये कहा था कि सेक्शन याद रहते हैं तो ठीक है, नहीं याद रहते तो ठीक है, प्रोविज़न याद होनी ज़रूरी है, ठीक है, ऐसा कहा होगा। क्योंकि इंटर लेवल पे सेक्शन याद रखने इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है। याद रहते हैं तो ठीक है, नहीं रहते तो फिर भी ठीक है, लेकिन प्रोविज़न याद रखनी पड़ती है, वहाँ पे लॉ में कहा होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे में क्या, ऐसे जो आपके होते हैं उसमें भी यहाँ पे इसी तरीके का होता है कि ऐसे 230, 500 वगैरह वगैरह, तो इसमें भी हम क्या प्रोविज़न सिर्फ याद कर लें। तो यहाँ पे ध्यान रहे सर, यहाँ पे ऐसे के नंबर जो है वो याद करना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। मतलब कि सर अगर याद नहीं रहता है, बिल्कुल आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की और याद नहीं रहता तो फिर ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि सर यहाँ पे ऐसे के नंबर थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते, अगर इसे अच्छे से याद कर पाते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे मेहनत करिएगा, ठीक है। इसे याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर आप इसे लिखेंगे आपका आंसर शीट थोड़ी सी अलग दिखेंगी,
ठीक है। और यहाँ पे एसएस नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, सेक्शन की तरह नहीं कि सेक्शन याद नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जितने आप पढ़ेंगे उस तरीके से याद करते चलिए, एक साथ आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ाएंगे आप उस तरीके से याद करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है SREs होते हैं, ठीक है। बेसिकली हिस्टोरिकल इन्फॉर्म ये डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का ऑडिट करवाना है तो ऑडिट के लिए होता है एसएस। अगर यहाँ पे रिव्यू करवाना है हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन का उसके लिए होता है एसआरईज, ठीक है। अगर एश्योरेंस एंगेजमेंट का यहाँ पे आपको क्या करवाना है सर, एश्योरेंस एंगेजमेंट से रिलेटेड रिव्यू वगैरह करवाना है तो उसके लिए होता है SAEs, ठीक है। और SRSS कहता है कि प्रोसीजर वगैरह करवाना है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास में होती है, बेसिकली ये छोटी मोटी आपको याद रखने वाली बात होती है। तो यहाँ पे एक बार के लिए रीड करके छोड़ दीजिए, इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रेयर है, लेकिन कह नहीं सकते, क्वेश्चन आ भी सकता है। तो रेगुलर में आपको इसने अच्छे से पढ़ा होगा, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखने वाली बात है, अगर याद रख पाते हैं तो रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद कहता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बेसिकली मैं यहाँ पे कहूँ तो ये बेसिकली यहाँ पे सेक्शन वाइज, मैंने जैसे कि कहा कि लॉ में आप जैसे सेक्शन पढ़ते हैं वही स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग यहाँ पे भी वैसा ही है। अगर सीधी सी बात करें तो सर यहाँ पे ऑडिट प्रिपेयर आपका ऑडिट किया जाता है, ऑडिट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के बेस पे होता है, हमने पास्ट में पढ़ा था। तो उसका ऑडिट करना मतलब कि आपका स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो है वो अप्लाई किस पे होता है सर, अप्लाई होता है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल, ऑडिट ऑफ आपके पास में हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसका ऑडिट करना है, तो उसको ऑडिट करने के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अप्लाई हो जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे हाई क्वालिटी आपको एश्योरेंस प्रोवाइड करना होता है वगैरह वगैरह चीज़ें। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो है वो आपको प्रोविजन बताता है कि किस तरीके से वर्क करना है। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग हमारे पास में सिलेबस में है, हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। चैप्टर में 2-3 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग देखने को मिलेंगे एसएस, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको पता भी चलेगा कि किस तरीके का यहाँ पे वर्क हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास में सेक्शन की तरह ही काम करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप इसे सिंपली इसे इग्नोर कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। ये दो लास्ट के 2 पेज है उसे सिंपली इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि इसमें बेसिकली एग्जाम्पल दिए रखे हैं आपका ऐसे मॉडल में, इसमें ज़्यादा कुछ है इतना है नहीं। एक बार आपने इसे पढ़ रखा होगा अपने रेगुलर लेक्चर में, तो बेसिकली इसे बना के छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में ये चीज़ आप छोड़ दीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इतने याद रखने लायक इतना ज़्यादा नहीं पूछते, राइट, इतना ज़्यादा नहीं पूछते। तो यहाँ पे वो चीज़ छोड़ दीजिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे पास में स्टैंडर्ड्स की नीड क्या है, क्यों स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो यहाँ पे आप जो है हाईलाइट कर लेंगे, जो मैं चीज़ आपको हाईलाइट करवा दूँ। छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिए कि देखिए स्टैंडर्ड होगा तो सबसे पहले तो एक तरीके से आप देखिए थर्ड पॉइंट, यूनिफॉर्मिलिटी आपकी मेंटेन होगी। अगर सभी पर्सन जो है एक तरीके से वर्क करेंगे तो बढ़िया रहता है कि हम कंपेरिजन भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन जैसे कहता है कि भाई सेक्शन में फिक्स प्रोविजन होती है, सेक्शन 7 मतलब कि यही प्रोविजन, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी स्टैंडर्ड ऐसा फिक्स होता है कि 230 मतलब कि यही प्रोविजन, 500 मतलब कि यही प्रोविजन। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिलिटी मेंटेन हो जाएगी। तो एक बढ़िया पॉइंट रहता है कि इसके लिए स्टैंडर्ड ज़रूरी है ताकि हर एक पर्सन जो है एक तरीके से वर्क करे, ठीक है। इसके बाद कहता है कि सर यहाँ पे एंश्योर करता है कैरी आउट ऑडिट। अगर ऑडिट करना है तो ऑब्वियसली हमारे लिए कोई रूल होना चाहिए, हमारे लिए कोई स्टेप होना चाहिए किस तरीके से ऑडिट करना, तो ये स्टैंडर्ड्स दिखाता है। तो स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको ऑडिट करना है तो, ठीक है। इसके बाद कहता है कि आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसको इंप्रूव करता है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स आपको दिखाता है, बताता है कि किस तरीके से आपको एग्जैक्टली वर्क करना है, ठीक है। जब हम स्टैंडर्ड पढ़ना शुरू करेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स आपको ये बताता है। और सीधी सी बात है कि ऑडिट की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी स्टैंडर्ड अगर ठीक से हमने देखे हैं तो, ठीक है। तो एंश्योर करता है ऑडिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास में। और लास्ट टॉपिक यहाँ पे कहता है ड्यूटी इन रिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट, आप एक बार इसे रीड करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप सिंपली ये जो टॉपिक है ऊपर के, ठीक है, ये जो टॉपिक है यहाँ से लेके यहाँ तक इसे इग्नोर कर सकते हैं बेसिकली, एक बार रीड करा होगा मोर देन सफिशिएंट। यहाँ पे कहता है ड्यूटी इन द रिलेशन टू एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स।
तो इसे सिंपली एक बार रीड करेंगे क्योंकि नॉर्मल यहाँ पे बात करेंगे कि हमारी ड्यूटी क्या रहती है। तो हम यहाँ पे वही चीज़ देखते हैं ना कि स्टैंडर्ड फॉलो हुए हैं या फिर नहीं, अगर फॉलो हुए तो प्रॉपर आपने काम किया है या फिर नहीं, सारी सिचुएशन वगैरह देखना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपका यहाँ पे रीड आउट करेंगे, यहाँ पे चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 था जो आपके पास में यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा है ही नहीं, देख लीजिए आप। इसे रिवीजन करने में भी आपको ये रिवीजन नोट ही हमारे, तो नोट्स आप अच्छे से रेफर करिए और कंप्लीट करिए इस चीज़ को। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है आपका।